वहाँ चली जाओ ना, वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 कश्तियों में तो सवार होना चाहिए। चली जाओ। एमन हसन, एमन इकबाल, आयशा रिफत, अलीशा वसीम, अलीशा वसीम, अलीशबा इबाद, अलीजा असलम, अलीज़े अशद, आमना बतूल, अनाब अली, अनमता तारिक, अनस निसार, अनस निसार नहीं है, अरसलान खान, असदुल्ला खान, असील, अतिया अजीज, आयशा खालिद नहीं है, बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, ईमान, फरिया अहमद, हुदा, हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ मुगल, लबीबा महमूद, लाइबा, लारेब तुर्क, लारेब, मोहम्मद बख्श, माहम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैश शेख, मुनज़्ज़ा, नमरा, निमरा तारी, उमेहा, कुरतुलैन, राफिया अलीम, रक्षा कुमारी, रमना, रोहम रेहान, सफ़ीना अकबर, समीर समी, सारा, कहाँ है सारा, सारा, शफ़ान, शाज, शीज़ा खान, सोहा खान, सुंगन रानी, सुहानी, सैयदा फ़िज़्ज़ा, सैयदा हुनैज़ा अली, सैयदा तूबा इम्तियाज़, अच्छा, सैयदा तूबा किरण, तैयब अहमद, तैयबा, तहरीम, उम्मे अतिया, वानिया खान, युसरा हयात, ज़हरा, ज़ीनिया अली, सही है, अटेंडेंस बिल्कुल ठीक है। चलें जी, पढ़ना शुरू करें। किसका नंबर है? यहाँ से शुरू कर लें, राइट हैंड साइड से। छोटा लिखा हुआ है, बड़ा क्यों नहीं लिखा तुमने पहले ही? चलो अब दिख रहे हैं, चले। अब भी नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा भाई? ये तो अब वाज़ेह है। अब चले, वो वाली लड़की पढ़ो ना बेटा। क्यों नहीं दिख रहा आपको? वैसे तो सब दिख रहा है माशाल्लाह। ये देखो, अब तुम्हें लाके तो नहीं वहाँ दिखा सकता मैं। ये चश्माटू हो तो यहाँ आओ, फिर तुम्हें तो यहाँ करीब बैठना चाहिए बिल्कुल। आगे आओ इधर। नहीं नहीं, आप इधर आओ, जल्दी करीब आओ। उठो जल्दी, हरकत करो, शाबाश। लो, तो पहले बता दी मैंने, सेव कर दिया, वो लॉक हो गई। अब मतलब आप जैसे ही जहाँ भी जाओगी प्रेजेंट बोल दोगी तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। साहब नाम लिया था?
अगर लिया तो आपने बोला होगा तो लग गई होगी आप, ये तो आपके ऊपर है ना। चलें, टाइम ज़ाया नहीं करें, चलें बैठ जाओ बैठ के। ये कौन सी लॉजिक है, तुम्हें यहाँ से बैठ के तो तुम और करीब हो जाओगी, खड़े हो गए जब तुम्हें दिख रहे तो। These major developments have to be to guide the backdrop of the political developments that were taking place in mid-90s from 1924 Muhammad had come to an end, and then the efforts to promote Hindu-Muslim unity had also suffered, but the Muslim leaders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन ब्रिटिश इंडिया 1924 टू 1935, 1924 से लेके 1935 तक बरतानवी हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत का जो मुख्तलिफ उन्वानात थे, पहलू थे, टॉपिक्स थे, जिन पे मुसलमानों ने बरतानवियों के साथ मिलकर सियासत में जो पेश अहम रफ्तें इनकी हुई हैं, उन पर यहाँ पर आपको तकरीबन 6 पॉइंट्स बतला रहे हैं। दिल्ली मुस्लिम प्रोपोज़ल, नेहरू रिपोर्ट, कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोज़ल्स, ये 6 नुकात हैं जिस पर मुसलमानों ने देखा जाए तो हिंदुओं को और बरतानवियों को इसमें अहम पेशरफ्त की है इन नुकात को लेकर, पॉइंट्स को। और यही जो मुख्तलिफ़ तहरीकें थी, उसमें एक अहम तहरीक जो थी वो खिलाफत की तहरीक भी थी, उसका ख़ात्मा इसी के अनकरीब हुआ और उसके बाद वो एक मुकद्दमा यानी कि पेश खेमा बनी साबित हुई इन 6 पॉइंट्स की तरफ मुसलमानों के आने का। अब कांग्रेस की आदत के साथ किसी किस्म की अफ़हाम व तफ़हीम का मामला पैदा हो ही नहीं सकता था। मुसलमानों ने चूँकि अपने अब ये पॉइंट सामने रख दिए थे कि बस बात होगी तो इन पर फैसला कुन, ठीक है, और इसके अलावा जो है मज़ीद कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं मुसलमानों को उनके राइट्स देना, तो फिर इन 6 चीज़ों पर हम बात करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब दिल्ली मुस्लिम प्रोपोज़ल मार्च 1927 क्या था, ठीक है, इसको अब आगे पढ़ो कोई स्टूडेंट्स। चलें अब आप पढ़ लें। भाई लड़कों बात नहीं करो, ओ भाई साहब बातें नहीं करें। Now, all the leaders and organizations that were there at that time decided to keep the Delhi square and apply on the plan to be presented to the British government. So they went to Delhi March 1927 and made actual some of their main demands. देखा जाए मुसलमानों की जो तजावीज़ थी दिल्ली मुस्लिम प्रोपोज़ल को भी लेकर, उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ये मार्च 1924 से 27 का एक मुअम्मा है। तहरीक खिलाफत जो कमज़ोर पड़ी वो इसी दौरान बहुत ज़्यादा, और खिलाफत कमेटी का जो वजूद था अब वो बहुत ही नापैद नज़र आ रहा था। मुस्लिम तंजीमों का देखा जाए तो एक हुजूम सामने आना शुरू हो गया था। अब इस मसले पर वो गौर भी करना चाहते थे, मुसलमान भी ये चाहते थे कि ये जो मुख्तलिफ़ अंदाज से तहरीकें चली लेकिन वो नापैद हो गई, यानी कि ख़त्म हुई, वो तहरीकें टूट गई। तो मुसलमानों के लिए बुनियादी अहमियत के हामिल जो मसाइल और ख़दशात थे उनको हल करना, उनका सलूशन करना, ये अहम था। अब इन तमाम लीडरों और तंजीमों ने जो इस वक्त वहाँ मौजूद थी, दिल्ली में मुलाकात करी और बरतानवी हुकूमत को
अपनी ये तमाम रिपोर्ट्स जो है ना, जो ये कहलाती है दिल्ली मुस्लिम प्रोपोज़ल, इसको भी एक मंसूबा था जिसका खाका तैयार किया गया था। 1927 में इनको दिल्ली में मुलाकात हुई थी और उनमें चंद अहम मुतालबात थे मुसलमानों के, जो इस प्रोपोज़ल के अंदर, दिल्ली मुस्लिम प्रोपोज़ल जिसको कहा जाता है, वो 1927 से पहले 24 से 27 के दरमियान दिल्ली के मकाम पर मुसलमानों ने ये पेश किए थे। और उसके पॉइंट्स क्या थे, अब वो बात आगे डिस्कस हो रही है। ये तमाम पॉइंट्स थे। चलें नेक्स्ट लड़की। पंजाब और इसी तरह बंगाल की जो सूरत में मुसलमान की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स मौजूद हैं, आप मोबाइल यूज़ करनी है, तो उस मेजॉरिटी अक्सरियत को जो है स्टेबल रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ें। हाँ सेकंड, नो वेटेज शुड बी गिवन टू द माइनॉरिटी इन द प्रोविंसेस। जो अकलियती आवाम होगी, अकलियत के अंदर जितने भी मज़हब वाले या दूसरे लोग होंगे, तो उनको जो है ना इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी। यानी कि ज़ाहिर है जो वोटिंग होगी तो मेजॉरिटी के अंदर जो होंगे, हाँ वही ज़ाहिर है उनके मुताबिक फ़ैसला किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट पढ़ें। ये चाहते थे, थर्ड पॉइंट जो मुसलमानों ने पेश किया इस रिपोर्ट में, वो था कि बम्बई से सिंध को अलहदा किया जाए। वरना अभी तक हमारे नाखुश होने की वजह क्या है असल, कि हमारे यहाँ जो फैसले हो रहे हैं वो अंदर से नहीं हो रहे, घर के अंदर फैसले होते हैं। जब वो फैसले आप बाहर वालों को दे देते हैं ना, ये तो एक सिर्फ मियाँ बीवी का मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जब इन दोनों के आपस के जो फैसले होते हैं ये अब तीसरे बंदे के हवाले करते हैं ना, तो इनका घर अगर नहीं भी टूटना होता तो वो अल्हम्दुलिल्लाह टूट जाता है। बात समझ आ गई? तुमने इतने दिल से माशाल्लाह बोला जैसा तुम्हारा कुछ टूटा है। तेरा भी बेटा कुछ टूटा है जिस दिल से तुमने कहा है ना, अल्लाह बचाए, अल्लाह करे हलाल और जायज़ चीज़ ही टूटी हो, हराम चीज़ ना टूटी हो, क्योंकि बाज़ों के इधर जो है ना समझ तो आप गए होगे जो मैंने समझाना था। बहरहाल चलें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी ये बात हो गई। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, आपने पढ़ लिया था फोर्थ पॉइंट? हाँ चलो पढ़ो फोर्थ पॉइंट। तो 1901 में सूबा सरहद ये वजूद में आया था गोया, और इसकी जो सरहद थी वो इससे पहले अफ़गानिस्तान की सरहद ये सारा पंजाब के साथ जुड़ी हुई थी, वहाँ तक फैली हुई थी। तो इसीलिए ये एक तरह की सरहद बंदी भी चाहते थे, और ये इनका सही मुतालबा था कि पूरा सूबा जो NWFP का है, जैसे आज पंजाब बहुत बड़ा हमें नज़र आता है, तो वहाँ के हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलहदा सलहदा है। तो इसीलिए मुसलमान उस वक्त भी ये चाहते थे कि इसकी एक सरहद मुतय्यन कर दी जाए, अलग किया जाए, इसलिए सूबे सरहद भी बनाया गया। और दिल्ली की तजावीज़ में मुतालबा भी किया गया इस बात का कि इस सूबे के लिए मज़ीद आइनी इस्लाहात भी होनी चाहिए मुख्तलिफ। 1/3 सीट फॉर द मुस्लिम शुड बी। चलें ये पढ़े।
हाँ, ये क्या है, 1/3 सीट्स फॉर द मुस्लिम शुड बी रिजर्व इन द सेंट्रल। तो ये आईनी एक देखा जाए इक़्तिदार का ज़रिया होता है। ज़ाहिर है जो सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सूबों को चलाने के हवाले से डिवाइड होती है और इलाकों को कंट्रोल करने के एतबार से। तो यही मुतालबा वहाँ पर किया गया कि मरकज़ी जो मुकन्ना इसको कहा जाता है, 1/3 नशिस्तें उसके लिए मुख्तस की जानी चाहिए। और हालांकि उनकी आबादी 1/3 से कम थी, उस वक्त मुसलमानों की आबादी तकरीबन 25% थी, और उन्होंने मरकज़ी मुकन्ना में 1/3 नुमाइंदगी का मुतालबा किया। ये एक उन्होंने पॉइंट इसके अंदर एडिशनल जमा किया। चले आगे, अनदर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन। Another important recommendation was that there is something from legislation that pertains to a particular community, Muslim, Hindu, Sikh, and any other community. In favor of the selected members in the House say that this particular legislation is to be emphasized the finding of that community or the part of that community, or that community that legislation. मखसूस कम्युनिटी के एतबार से भी एक कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कम्युनिटी डिफरेंट है, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और दूसरे भी हैं। तो उनके मुतालिक ईमान के अंदर ये बात देखी जाए कि उसमें भी मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा है। अब ये ना हो कि जो है ना 2 बुत मत के हैं, 2 हिंदू मत के हैं और 2 पुजारी मत के हैं, तो मुसलमान जो हैं वो भले उनके मुकाबले पे 10 हैं ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ैसला उनके मुताबिक कर दिया जाए। और ये हुआ भी है। गुज़िश्ता आपने चंद लीडरों के ये फ़ैसले देखे भी हैं, जिससे बहुत ज़्यादा वबेला मचता है। ठीक है, उस कम्युनिटी के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन अगर ये कोई भी करता है तो वो गलत करता है। इस तरह खुसूसन ऐसे फ़िरके को लेकर जो काफिर से भी बदतर हो, जैसे कादियानी फ़िरका, तो ये तो काफिर से भी गए गुज़रे लोग हैं, ख़तरनाक, यानी डायरेक्ट जो है हमारे ईमान पर अटैक करने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को सहूलत देना और उनके साथ खड़े होना किसी भी मामले में और उनको अपना दीन का भाई समझना, ये ख़ुद कुफर है। क्योंकि जब वो आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं तो वो आपके दोस्त हो ही नहीं सकते। ये बात जहन में रखें। चले भाई, लास्ट ये पैराग्राफ पढ़ लें। इन अ वे डेली प्रोपोजल एक तरह से देखा जाए तो ये दिल्ली रिपोर्ट जो थी, जिसमें तजावीज़ात मुसलमानों ने अपने रखे थे, और मुसलमान इसके अंदर यही चाहते थे सियासी एतबार से भी कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात का बहुत ज़्यादा पासदारी रखी जाए, ख्याल किया जाए, और मुसलमानों के इलाकों में, उनके सूबों में मुसलमान नुमाइंदों को ही मुंतखब किया जाना चाहिए, ना कि ये हो कि मुसलमानों का सूबा है, मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, और वहाँ का आपने लीडर किसी काफिर को बना दिया, किसी हिंदू को, गैर मुस्लिम को। तो ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। गैर मज़ाहिब देते होंगे इजाज़त, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट वो नहीं करते, वो अलग मसला है। भले वो ज़बानी जमा खर्च तो उनके यहाँ चलता है कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, और हमारे यहाँ बड़ा पाकीज़ा निज़ाम है और ये है और वो है, लेकिन वो बाहर है, अंदर नहीं है। लेकिन वो गंदा निज़ाम उनका देखी देखी मुसलमानों के अंदर भी आ गया कि बाहर से तो खूबसूरत बन जाओ, लेकिन अंदर से भले कचरे का ढेर रहो। और ये हमारे यहाँ आम हो चुका है माशरे के अंदर कि अपने आप को बाहर से संवार रहे, खूबसूरत बना रहे हैं। ये देखो कहाँ कैसी कैसी बातें निकल आती हैं पीएचडी से निकल रही हैं। देखो, तो इंसान ये कर रहा है, और ये उस वक्त से हो रहा है
कि वो अपने आप को बाहर से संवार रहे, निखार रहे, खूबसूरत बना रहे, सुर्खी पाउडर भी लग रही है, लिपस्टिकें भी लग रही हैं, और हमारे नौजवान एक से एक हेयर कट भी कटवा रहे हैं, एक से एक उम्दा कपड़े भी पहन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर से सारा वीरान पड़ा हुआ है दिल। तो ये चीज़ गलत है। आप नेक्स्ट क्लास में दे देना, कोई मसला नहीं, प्रेजेंटेशन, ठीक है? हाँ, नाराज़ नहीं होना, सही है। अच्छा जी, क्योंकि शॉर्ट है आज टाइम ना बहुत ज़्यादा, हमारी ट्रेनिंग सेशन था तो उसमें ज़रा वक्त चला गया काफ़ी। अब इसका यही मकसद था। अब इन्होंने ये रिपोर्ट जो है ना वहाँ पर पेश भी करी वाइसराय के सामने, और अपने मुतालबात जो थे वो मनवाने की मुसलमानों ने कोशिश की थी। तो ये क्या थी, कौन सी रिपोर्ट थी? दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल मार्च 1927। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट, द नेहरू रिपोर्ट 1928। चले भाई, नेहरू रिपोर्ट पढ़ लो। कोई लड़की पीछे वाली, किसका नंबर है? अब आपका हो गया, पढ़ लिया आपने? चलो भाई। The second issue we are going to discuss here is the Nehru Report of 1928. NR can be understood with the reference to what I said, that the Congress leader, like Muslim leadership, was also giving a serious thought to some proposals for the new constitution of India, which could be presented to the British government. Now in view of that, Congress party, क्या यही है? लाइसेंस ही एक्सपायर्ड, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तुम लोगों ने फीस जमा कराई थी। चलो भाई। Now, in the view of the Congress party, appointed a 10-member committee to prepare those proposals. This committee was headed by Professor Nehru, and the secretary of the committee was Jawaharlal Nehru, father and the son, and Jawaharlal Nehru, the concentric of द नेहरू रिपोर्ट, ये क्या हुआ? एक नेक्स्ट बात आपसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर है। 1928 की नेहरू रिपोर्ट जो थी उसके मुताबिक ये कहा गया, उसका हवाला दे के ये बात समझाई गई कि देखिए मुस्लिम क़यादत जैसे एक कांग्रेस क़यादत थी, ये भी हिंदुस्तान के लिए एक देखा जाए नए आइन की तश्कीलें दे रही थी, नए नए उसूल बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, और संजीदगी से ये बात भी सोच रही थी कि बरतानवी हुकूमत को पेश हम ये कर सकते हैं जो आइन हम बना रहे हैं अपनी तरफ से। इस कमेटी के सरबराह मोतीलाल नेहरू थे, और कमेटी के सेक्रेटरी इनके अपने जो जवाहर लाल नेहरू थे, बाप और बेटा थे दोनों। जवाहर लाल नेहरू इस कमेटी के फर्जंदे सेक्रेटरी भी थे। 1947 में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के देखा जाए वज़ीर आज़म यही मुंतखब हुए थे 1964 तक, 1964 तक, ठीक है? चले आगे पढ़ें। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट किसका नंबर है? चले भाई। Principle of separate electorate was rejected by the NR. NR was turned down the Muslims' suggestion that 1/3 seats in the central legislation should be reserved for the Muslims. It said there cannot be reservation of seat at the ratio of 1/3 because their population was not 1/3. Then there are proposals which to make for example. The proposal was that there would be no reservation of seat for the Muslims in Punjab and मुख्तलिफ 3-4 किस्म की इनकी मुसलमानों की तरफ से तजवीज़ात थी, लेकिन हर एक के बाद दूसरी तजवीज़ को ख़त्म किया गया, ठुकराया गया NR की तरफ से अलहदा अलहदा। और मुसलमान क्या चाहते थे? पहली बात तो तजवीज़ उनकी ये थी कि 1/3 मुसलमानों को भी हिस्सा जो है पार्लियामेंट के अंदर नशिस्तें दी जाएं, उनकी भी मुख्तस की जाएं, मुसलमान भी बैठे। लेकिन इसको भी उन्होंने कहा कि आपकी चूँकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है, 1/3 आपकी आबादी नहीं है, इसलिए इस तजवीज़ को नहीं माना जा सकता। फिर उसके बाद
अगली तजवीज़ ये थी कि पंजाब और बंगाल में जो हर मुसलमानों के लिए जो है ना, वहाँ भी उनकी आबादी की बुनियाद पर सीटें रखी जाएं, उस तजवीज़ को भी नहीं कबूल किया गया। फिर सिंध को सूबा बनाया जाए, इस तजवीज़ को नहीं माना गया, बशर्ते कि उसके पास अलहदा सूबे के अखराजात के लिए काफ़ी वसाइल थे। लेकिन एक तरह से देखा जाए ये एक मशरूत किस्म की कबूलियत थी जिसे मुस्तरद नहीं करना चाहिए था, बल्कि कबूल भी नहीं किया उन्होंने, मुस्तरद क्या करना, माना भी नहीं। इसी तरह सूबे सरहद और बलूचिस्तान के लिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि कुछ आइनी इस्लाहात बना दी जाए जिससे जो है एक सूबे का दूसरे सूबे के अंदर इंटरफेरेंस ना हो, अमल दखल ना हो। लेकिन इस तजवीज़ को भी नहीं कबूल किया गया, माना नहीं गया। जिनास 14 पॉइंट्स। चलें जी, नेक्स्ट कौन है? चले भाई, आप हैं। Zina 14 points 1929. Qadir Azam states tried for some changes in this NR so that it is acceptable to the Muslim. He even at that time did not feel hope and he thought that he will be able to convince the Congress that if we show flexibility and accommodation, then both communities can come closer and prepare a shared formula for the future constitution of India. Now let me mention some of the major features of the 14 points so that you have an idea of what the guy was saying. Now before describing the 14 points, you should keep the NR in your mind only, then you can understand how. ये लुब्बे लुबाब खुलासा कंक्लूजन इसका ये था कि जिन्होंने जब देखी ये सारी चीज़ें कि एक के बाद दूसरी तजवीज़ को ठुकराए जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, हर बात को ठुकराए जा रहे हैं, मान ही नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर लेकिन जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने इन तजावीज़ को कंपाइल करने से वो बाज नहीं आए, उन्होंने किया। और ऐसे चूँकि कवानीन जानते थे, कॉन्स्टिट्यूशंस जानते थे, एक किस्म के वकील भी थे और अंग्रेज़ बरतानिया से ही इल्म दुनियावी एजुकेशन भी हासिल की हुई थी, तो जानते थे, उनका दिमाग भी पढ़ते थे। तो इन्होंने फिर उन्हीं पॉइंट्स को एक 14 नुकात की शक्ल में इकट्ठा किया, जमा किया, जिसमें उनको ये अंदाज़ा था कि मैं इन पॉइंट्स की बुनियाद पर इनसे मुआफ़क़त कर सकूँगा, यानी कि आपस की गठजोड़ हो जाएगी, मुसलमानों में, हिंदुओं में, बरतानवी लोग इन पॉइंट्स को ज़रूर मानेंगे। तो इन्होंने फिर इस पर मेहनत की जिना साहब ने, ठीक है, वो ये पॉइंट्स हैं, यहीं से शुरू हो रहे हैं ना। ही ऑल्सो, चलो यहाँ से पढ़ लो आगे। द सेकेंड पॉइंट, हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डेट ही ये अक्सर बच्चे सो क्यों रहे हैं भाई, क्या हो गया तुम लोग? नींद की गोलियां खा के आए हो? क्यों बैठे? वो किसने बोला बैठे रहो? फालतू बैठे रहे, काम कुछ कर लेते इससे अच्छा। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना, वो ये था कि भाई एक हिंदुस्तान में वफाकी निज़ाम बनना चाहिए, फेडरल सिस्टम एक होना चाहिए जिसके मुताबिक हम सिस्टम को आगे रन तो कर सकें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिना का बहुत ज़ोरदार था और काबिल गौर भी था कि भाई होना चाहिए, बिल्कुल एक पॉलिसी, एक निज़ाम ऐसा वफाकी होना ज़रूरी है। और दूसरा नुक्ता ये था जो उन्होंने बताया कि सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी जानी चाहिए, खुद सूबे को उसके अपनी काबीना जो भी मुंतखब हो वो चलाए, वो रन करे, जिसकी वजह से वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएं तो सूबों को पोजीशन मजबूत हासिल हो जाती है। और अगर वही निज़ाम हो कि जैसा आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान का भी हाल है
खुसूसन पूरे पाकिस्तान में कराची का हाल है। तो कराची की खुद मुख्तारियत को देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर दिया गया है। ये बस कमा के, इसका रोल क्या है, शोहर वाला, बस कमाए जाए और खिलाए जाए, कमाए जाए खिलाए जाए, खुद रगड़ा खाए जाए, बस यही इसका रह गया बेचारे का। तो लेकिन फिर भी इसको सुनने को मिलती हैं सारी बातें, कभी गटर में गिरता है और कभी कुत्ते गटर में गिर गए। बताओ, इंसान के बच्चे दूर की बात है, उस औरत का क्या हाल होगा बेचारी का। देखो, चलो ये तो हमारे यहाँ एक बच्चे का हाल हुआ, खैर है, उधर गज़ा में तो लाखों बच्चे, उनका क्या गम, रोए तो इसका गम उसके सामने क्या रह गया। तो ये हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत बुरी बात है ये, लेकिन क्या करें, बस हालात हमारे ऐसे कर दिए गए। चले भाई, इन दी सेंट्रल, यहाँ से है ना, किसका नंबर है? ही ऑल्सो एम्फेसाइज, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना, आगे चलो, बस बताया है ना अभी, यही क्यों नहीं बताया? नो चेंज इन दी बाउंड्रीज ऑफ पंजाब, यहाँ से चलो भाई, एक ही बात है बेटा, कोई फ़र्क नहीं है, नो डिफरेंस। Majority which the Muslim had, and this majority could be reduced by changing the boundaries of the Punjab and Bengal with some other provinces to change the majority into minority. That's why the Quaid-e-Azam was emphasizing here that the boundaries should change in a manner that the majorities are lost in these provinces. ये वही तमाम बातें जो अभी पीछे पॉइंट वाइज आपको बताई हैं ना, कि कायद-ए-आज़म ने भी उन्हीं बातों को घुमा के दूसरे अंदाज पे समझाया है कि मुसलमानों को अपने लिए अलहदा जो है ना, सेपरेट एक वोटिंग का उसूल इनको मिलना चाहिए, इनके अपने सेपरेट जो है इलेक्टोरेट होने चाहिए, ठीक है सर, और इनका अपना एक निज़ाम होना चाहिए। अक़लियती होने के बावजूद इनके हुकूक जिस कदर अभी सलब किए जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, इनको सीटें मिलनी चाहिए, इसी तरह सूबाई सतह पर इख्तियारात देने चाहिए। और पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की आबादी के एतबार से जो देखा जाए तो 55% तकरीबन मुसलमान थे और बंगाल में 56% थी, लिहाजा ये अक्सरियत में मौजूद थे। तो मुसलमानों के पास देखा जाए तो उस वक्त भी अक्सरियत होने के बावजूद पंजाब और बंगाल की सरहदों को कुछ दूसरे सूबों के साथ तब्दील करके यहाँ भी अंग्रेज़ ने और हिंदुओं ने मुसलमानों को उनके इख्तियारात को सलब किया हुआ था, नहीं दिए हुए थे। कायद-ए-आज़म ने इन्हीं बातों को रिपीटेड दूसरे अंदाज से जो है ना बनाकर पॉइंट्स की शक्ल में और ज़ोर दिया बहुत ज़्यादा कि भाई ये इख्तियारात मुसलमानों को मिलने चाहिए, कानूनन भी इनका हक़ है, लेकिन वो नहीं देना चाहते थे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ तुम्हें बता दिए। आगे आ जाओ, साइमन कमेटी, साइमन कमीशन, चले किसका नंबर है? आपका है ना शायद, चलो भाई, उसके बाद वाली लाइन, सिम्पसन नहीं है, साइमन, हाँ जी, चलो चलो। Constitution of India. This commission first came to India in 1928, then in 1929, and then in 1930. हो गया? क्या हो गया? वहाँ का नज़र नहीं आ रहा। ये एकदम वो पढ़ते पढ़ते ये कैसे पढ़ने लग गए?
क्या हो गया? तुम्हारी सिर्फ उल्टी आँख काम कर रही है, इसके सीधे काम कर रही है क्या तुम लोगों ने? हाँ, मतलब पूरा सही नज़र ही नहीं आ रहा। ये कैसे हो रहा है भाई? ये तो मुझे भी सिखा दो, बड़ी काम की चीज़ है। घर में इधर वाले बंदे नज़र आएंगे, उधर वाले नहीं आएंगे। वाह भाई, होता ही है। कौन कह रही है होता है? हाँ, ये होता है इस तरह। अल्लाह ही बचाए। ये पता नहीं, मैं तुम लोगों ने पढ़ा क्या है, मुझे समझ नहीं आया। चलो बहरहाल, क्या था पीछे तो करो थोड़ा। साइमन कमीशन, ये एक अंग्रेज़ों ने उस वक्त ना, बरतानवी, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर उसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक आइनी कमीशन तश्कील दी थी, बनाई थी एक कमेटी, कि जिसके मुताबिक वो ये देखना चाहते थे कि मुसलमानों की क्या राय है, मुस्लिम रहनुमाओं की। और ये कमीशन सबसे पहले 1928 में हिंदुस्तान आया था, फिर 1929 में, फिर 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। 3 साल मुसलसल लगातार ये कमीशन के काम करने के बाद, ये 2 हिस्सों की रिपोर्ट थी। पहला हिस्सा हिंदुस्तान की सियासत और आईनी तारीख़ के बारे में उससे मुताल्लिक़ था, और इसमें बड़ी देखा जाए जामे गुफ्तगू की गई। दूसरे हिस्से में आईनी तब्दीलियाँ जो की जानी थी वो शामिल थी, जिसका मकसद यही था। साइमन कमीशन ने कुछ तजावीज़ात भी पेश की, लेकिन मसला ये था कि तजावीज़ आगे नहीं बढ़ सकती थी। वजह यह थी उसकी कि भारतीय लीडरों ने साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था। मुसलमानों के देखा जाए तो हक़ के अंदर इसमें बहुत से पॉइंट्स मौजूद थे, और इसका असल जो फ़ायदा होना था वो मुसलमानों को ही होना था। इसी वजह से हिंदुओं ने इसको टोटली रिजेक्ट किया। और उसके अंदर पॉइंट्स क्या थे, तो वो अब यहाँ पर देख लो, पॉइंट्स ये पढ़ लो। चलें, नेक्स्ट कौन लड़की है जी? फेडरल सिस्टम ऑफ क्या हो गया? आगे चलो। जो कायदे-ए-आज़म ने पॉइंट रखे थे ना, वही बात चल रही है कि एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग, सेंटर हो, जो मरकज़ हो, मरकज़ बुनियादी हेडक्वार्टर के एतबार से वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाए, काम करे। 2 घराने का सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस, डायआर्क का जो सिस्टम का खात्मा है वो किया जाए। सूबाई हुकूमतों को मज़ीद इख्तियारात, गवर्नर रोज़मर्रा के मामलात में मुदाखलत ना करे। ऐसे ही सूबे सरहद में आईनी तब्दीलियाँ, इन तजावीज़ का हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा खैर मकदम नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ वो खड़े हुए, क्योंकि ये मुसलमानों के हक़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पुरमुफीद और फ़ायदेमंद थी ये पॉइंट्स, अगर इन पर अमल किया जाता। दे डिसाइडेड टू कॉल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। फिर आखिरकार नतीजा रिज़ल्ट यही हुआ कि इनको मज़ीद जो है वो मीटिंग्स पर आना पड़ा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है। चले भाई, चल भाई लड़का भाई, नहीं यूं जा रहा है, यूं नहीं बेटा। जो 5th पॉइंट नज़र आ रहा है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पढ़ो।
General Conference 1920, Common 1931 and 1932. First session of the conference. First session, a number of prominent Muslims like M.A. Jinnah Sir, Shafi, Maulana M.A. Jawahar and Zafar Khan participate, and the Congress leaders were also there, but the problem was the gap between the two communities. They emphasize federalism, self-government. सर दिख नहीं रहा, आगे से लड़कियां आ रही हैं। अबे कोई नहीं है भाई, उधर देखो लड़कियां आ रही हैं, सुकून से बैठी हैं वो। Secular majority in Punjab and Bengal. The Hindu leader were not willing to accept the Muslim demand and the state session did not achieve much. अच्छा, 5th नंबर पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिनकी स्टार्टिंग हुई और 1930, 31 एंड 32, ये 3 साल पहला इजलास इसका पहले सेशन में M.A. जिन्ना और इसी तरह सर शफ़ी, मौलाना M.A. जौहर एंड ज़फ़रुल्लाह ख़ान, ये इन हजरात ने जो है पार्टिसिपेट किया। और ये देखा जाए तो मुस्लिम कांग्रेस रहनुमा है, लेकिन मसला दोनों बरादरियों के दरमियान था जो पेचीदा था, और इन्होंने वफाकियत, खुद मुख्तारी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात, अलग अलग इंतखाबी निज़ाम, पंजाब में मरकज़ी और सूबाई असम्बलियों का जो तरजीह देने का मामला था उस पर इन्होंने बात उठाई थी। तो लेकिन सामने से देखा जाए तो हिंदू रहनुमा जो थे वो मुसलमानों के इन मुतालबात को मानने पर बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, डिसएग्री थे। चले सेकंड कॉन्फ्रेंस। देखो इन लड़कों के ज़िम्मे पे मौलानाओं के नाम आ गए माशाल्लाह, इनकी ज़बानों से मौलाना निकल रहे, बड़ी बात है, अल्लाह ने इनको इतनी तौफीक तो दे दी है ना भाई, खुशकिस्मती है ना। क्योंकि अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, किसी ने उस हदीस का रेफरेंस मांगा था, तो कहा कि एक शख्स का फ़ैसला हो जाएगा डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के रोज़, कि भाई जहन्नुम में इसको फेंक दो जाके, उसकी नेकियां ही नहीं होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, गुनाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। बातें नहीं करो, सुन लो, काम की बातें आपके लिए, बाहर वालों के लिए नहीं कर रहा, बातें बंद कर दो। तो जहन्नम का फ़ैसला हो जाएगा और अल्लाह ताला जिब्राइल को भेजेंगे, भाई इससे पूछ कर आओ कि कभी दुनिया में पूरी ज़िंदगी में तुमने किसी आलिम से दोस्ती की है? तो जिब्राइल आएंगे और पूछेंगे कि भाई बताओ, सारी ज़िंदगी, इसका मोबाइल ले लो लड़की का, ये जो मैसेज सुन रही है, ले लो जल्दी से, खींच लो इसके हाथ से। वैन वाले की जान छोड़ दो, वो वैसे तुमसे तंग है, उसको मोबाइल दे दो उसको। तो कहा कि क्या आपका दोस्त है कभी आलिम दुनिया में रहा ज़िंदगी भर? तो उसने कहा जिब्राइल नहीं। अल्लाह को जाके बताया तो अल्लाह ने फरमाया अच्छा इससे पूछो कि कभी किसी आलिम को देखा है सारी ज़िंदगी में? तो उसने जवाब दिया कि नहीं जिब्राइल, कभी नहीं देखा। जिब्राइल ने जाके अल्लाह को बताया, कह रहा कि कभी नहीं देखा सारी ज़िंदगी। कहा अच्छा इससे जाके पूछो कभी किसी आलिम के साथ बैठ के खाना खाया है? तो उसने जाकर जिब्राइल ने जब जाके कहा तो उसको जवाब दिया नहीं, मैंने तो किसी आलिम के साथ कभी खाना नहीं खाया सारी ज़िंदगी दुनिया में। जिब्राइल ने जाके बतलाया या अल्लाह, वो कह रहे कि कभी किसी आलिम के साथ खाना नहीं खाया। फिर अल्लाह ने कहा इससे पूछो कि कभी किसी आलिम से कोई मोहब्बत करता हो, वो तुम्हारा दोस्त हो, कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त हो जो किसी आलिम को, इसका आलिम दोस्त हो। तो जब जिब्राइल ने उससे पूछा तो उसने कहा हाँ ऐसा तो था, एक मेरा दोस्त था बहुत अच्छा, उसके कोई दोस्त थे वो आलिम थे, मौलवी थे। तो अल्लाह इसको कहेंगे कि भाई जाओ उसी के वास्ते से मैं इसको माफ़ करता हूँ, जन्नत में डाल दो।
आप तो समझते हैं ना मौलवी आलिम इनकी क्या हैसियत है, क्या कदर है, क्या कीमत है, ये उस दिन खुल जाएगी आप पर। जिस दिन अल्लाह भी इनको कहेंगे ना कि मैंने आप लोगों को इल्म इसलिए थोड़ी दिया था कि आपको उठा के जहन्नम में फेंकूंगा मैं, तो लिहाजा आपका जो भी अमल था ना, बस जाओ जन्नत में मज़े करो। अल्लाह उलमा को ये कह के भी जन्नत में डाल देंगे, लेकिन क्या इकरा यूनिवर्सिटी वालों को ये कह के डालेंगे? ये कहीं पे भी नहीं है। पूरे हदीस के ज़ख़ीरे में, कुरान के, और कहीं भी ऐसी बात नहीं कि दुनियावी फ़नून हासिल करने वालों को अल्लाह, लेकिन देख लो जिनकी आप आज कदर नहीं कर रहे, मट्टी के ढेर में जाके आपको कदर याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी क्या आपने किया दुनिया में। तो बहरहाल अपनी हिफाजत करें। सेकंड कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस इस वक्त तक, पहली कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना M.A. जौहर का उनका इंतकाल हो चुका था और यहाँ अल्लामा इकबाल को मुस्लिम वफद में शामिल किया गया था। दूसरी कॉन्फ्रेंस में इकबाल, जिन्ना और दीगर ने शिरकत की। गांधी ने कांग्रेस की नुमाइंदगी भी की और इस इजलास के अहम इशूज़ फेडरेशन और अक़लियतों के थे, माइनॉरिटी। उन्होंने फिर देखा जाए फैसला कौन किसी रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सके। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 17 दिसंबर टू 24 1932। चलें इसको रीड करें। हाँ भाई। Third roundtable conference, November 17 December 34, 1932. The main issues had been discussed in the first two conference, and now the rest of them were to discuss. It was broadly attended conference by did not participate. तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई और पहली दो कॉन्फ्रेंसों में जो अहम इश्यूज़ पर बात की जा रही थी, अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें गैर तसल्ली बख्श शिरकत देखा जाए तो कायद लंदन में होने के बावजूद शिरकत नहीं की। गांधी ने शिरकत नहीं की क्योंकि उन्हें हिरासत में लिया गया हुआ था। कॉन्फ्रेंस ने पार्टी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं की। हिंदू मुस्लिम खलीज को देखा जाए तो उसको भी बढ़ाने की इसके अंदर आईनी शेख पेश की गई थी। आईनी तजावीज़ पर उस वक्त वाइट पेपर मार्च 1933 बरतानवी हुकूमत ने वाइट पेपर की शक्ल में एक छोटी दस्तावेज़ जारी की। अब उसमें हिंदुस्तानी आइन की देखा जाए तो बुनियादों पर तफसीली बातें शामिल की गई थीं और इस थर्ड राउंड टेबल के अंदर भी जो है ना देखा जाए तो किसी अहम पॉइंट पर लास्ट में भी ये नहीं पहुंच सके थे, लेकिन कुछ पेश खेमा हुआ ज़रूर। चलें आगे। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? चलें भाई, किसका नंबर है? उठ जाओ भाई, सुबह हो गई। जाओ मुंह हाथ धोकर आओ। चलो लड़की तुम पढ़ो। After the third round of the conference, the discussion of numerous white papers on constitutional proposals which was taken up by the select committee of the British Parliament and then the British Parliament of India. हाँ जी, क्या है वाइट पेपर, क्या समझ में आया? वाइट पेपर ये गोया इस तरह का एक्ट पेश किया गया था बरतानवी पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी की तरफ से। उन्होंने इस इशू को उठाया था और जिसके मुताबिक देखा जाए तो बरतानवी हुकूमत का 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को नाफिज करना, पास करना, ये मकसूद था इस वाइट पेपर एक्ट के पीछे, जो उन्होंने फिर किया इस थर्ड राउंड टेबल के इन द एंड। और जब उन्होंने देख लिया कि कोई भी सलूशन नहीं निकल पा रहा
हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। तो दरमियान में बरतानवी सरबराहान तो ये मौजूद ही थे, तो इन्होंने उस एक्ट को फिर पास कर दिया था इसके एंड में। चलें भाई आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था? किसका नंबर है आगे लड़की? ये लास्ट है, इसके बाद एक आध प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, टाइम मिल गया। क्या हुआ? उसके साथ वाली दोबारा पढ़ो, आवाज़ ही नहीं आई। हो गया? ये लास्ट वाला भी पढ़ लो, फेलियर टू। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये देखा जाए हिंदुस्तान का नया आइन बन चुका था, और देखा जाए तो बादशाह की हुकूमत की तरफ से ये आइन जो है ना मंजूर शुदा हो गया था अगस्त 1935 को। और बावजूद फ़िरका वाराना मसाइल हिंदुस्तान में रहने वाली कौमों खुसूसन मुसलमानों के लिए तसल्ली बख्श हल सलूशन नहीं था इस एक्ट के अंदर, और कोई तब्दीली नहीं आई उन मसाइल की चेंजिंग के अंदर जो इतनी मेहनत की गई थी। हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात के अंदर जो ये आपस में चाहते थे कि जो ख़तरनाक मसाइल हैं उनका हल हो जाए, लेकिन उसमें नाकामी रही। मुसलमानों के मुतालबात हुकूक को के तहफ़्फ़ुज़ से देखा जाए इन द एंड तक भी ये सारी मेहनत जो है रह गई। लेकिन बहरहाल मुसलमान भी फिर चैन से तो बैठे नहीं। इस सब नाकामी के बावजूद भी उन्होंने मज़ीद और तहरीकें भी शुरू की थी। चलें भाई यहीं तक रखते हैं इसको। अब ये मुझे बता दें पीएचडी क्लास के कितने ग्रुप्स की हो गई थी? ग्रुप नंबर 5 तक तो मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है। ग्रुप नंबर 22 इस तरह बीच में एक आध आ गए थे जिनका हो गई थी, ठीक है। ग्रुप नंबर वैसे 5 तक कंप्लीट हुआ है। ग्रुप नंबर 6 किसका है? ग्रुप नंबर 6 भी डन हुआ है। ग्रुप नंबर 7 का है? ग्रुप नंबर 7 किसका है भाई? ग्रुप नंबर 7 वाले कौन पार्टिसिपेट हैं? उनको याद होगा ना, खुद बताएं अपने नाम। ये है सफ़ीना अलीज़ा, ये कौन है? 23 पे चले गए, आ जाओ फिर, चलो कोई बात नहीं। ये तो आपको प्रीवियस क्लास में भी मैंने बिफोर मिड भी कही थी ये बात कि आपने अब प्रिपरेशन करके रखनी है, मज़ीद आपको टाइम नहीं दूंगा मैं। याद है आपको बात? अरे मैडम मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, वही रिपीट बात हो रही है जो प्रीवियस क्लास में हुई थी बिफोर मिड, कि मैंने आपको कहा था, ये आपने मुझे बताई थी उस वक्त भी बात। मैंने कहा था आप फिर आफ्टर मिड जो है ना प्रेजेंट करिएगा, भले आप अकेली हों कर लिएगा। आपने भी तैयारी नहीं करी? अकेले नहीं प्रेजेंट करोगी, मतलब प्रेजेंट ही नहीं करोगी फिर, अगर वो आखिर तक नहीं आए, कबर तक नहीं आए, तो ये आप अपने नंबर खुद ही मिस कर रही हैं। मैं फिर आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा, ये याद रखना। ग्रुप 8 अलीज़े उमेहा, ये कहाँ है? हो गई ग्रुप 8। ग्रुप 9 कुरतुलैन शफ़ान मारिया, शफ़ान आप हैं? ये ग्रुप नंबर चेंज आप लोगों ने कैसे कर लिए? असील असद। ग्रुप 10 के बाद 11 सुहानी रोहो क्या है? रूहानी, रोहम, रक्षा,
भाई ऐसे तो फाइनल तक नहीं प्रेजेंट हो सकेगा किसी का भी। कैसे दोगे तुम लोग पे प्रेजेंटेशन? मैं ज़ीरो मार्क कर रहा हूँ, जो नहीं है बस ये फिर ज़ीरो। इनको दोबारा मैं मौका नहीं दे सकता क्योंकि अब टॉपिक ज़्यादा है, हमने खुद पढ़ाने भाई, कंप्लीट करना है। जीनिया, सईदा फिज़ा इसरार, उम्मे अतिया क्या बोलकर गई हैं? अच्छा वो जो सीआर थी। ग्रुप 13 सईदा तूबा किरण, सईदा हुनैसा। तूबा किरण नहीं, खामोश हो जाएं। तूबा किरण, हुनैसा कहाँ है भाई ये? सईदा तूबा किरण, सईदा हुनैसा नहीं है। और आपका ग्रुप नंबर क्या है? बस अब हमारे पास टाइम नहीं है भाई इतना। जीनी अली, सईदा फिज़ा इसरार ये जो गई हैं, और तूबा किरण ये हो गए। मारिया नसीम, कुरतुलैन, शफान एजाज जी आ जाए। मारिया नसीम, कुरतुलैन, शफान एजाज व्हाट्सएप पे खोलोगी? व्हाट्सएप किया हुआ है तो फिर व्हाट्सएप पे तो एट में थी मेरी मेंबरशिप दे दी थी, प्रेजेंट कर दी थी, लेकिन मेरा पेपर था तो मैंने प्रेजेंट नहीं कर सकी थी। अच्छा मेरा पार्ट रह गया। इस क्लास में लेंगे या नेक्स्ट में लेंगे? अब इस क्लास में तो मेरा ख्याल है टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट में ही ले लेंगे। सर आप ले लेंगे पक्का? सर ये मेरा जिसके बाद हम उसको नोट करें वो आ रही वरना वो नहीं आएंगे तो हम अपने मार्क्स के लिए ठीक है। अरे भाई क्या है ये, समझ ही नहीं आ रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है इन्होंने, कोड बिला वजह। कोई मसला नहीं, बैठ जाओ, अभी 10 मिनट हैं फिर चली जाना। तो यही है ना यूनिवर्सिटी में क्लास, कहीं दूर थोड़ी है। बस 3 बजे चले जाना, 3 बजे चले जाना। मैंने इजाज़त दे दी ना आपको। 3 बजे चली जाओ। क्या नंबर क्या है आपका? खुद ही डाल के सर्च कर लेना इस पे ना, आ जाए। अरे ईमेल से हो नहीं रहा ना, मैंने ईमेल से तो पहले ट्राई किया है, ईमेल से वो पता नहीं क्या वो दे रहा है, वो टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा आगे जाने का। नंबर याद है ना अपना? वो नंबर डालोगी तो इधर आपका, या मैसेज कर दो एक अभी तो भी आ जाएगा। नंबर बताओ क्या है? 03021 2266 तो आया ही नहीं इससे, इतने से भी आ जाना चाहिए। या तो मैसेज कर दो दोबारा तो आ जाएगा ऊपर। कर दिया? प्रेजेंटेशन भी वापस सेंड कर दी और आया? जी यहाँ से चला गया। हाँ चलो आ गया।
सर जो हमारे किसी पार्टिसिपेंट नहीं है उसके बगैर दे दो। हाँ उसके बगैर कंटिन्यू करो, बस ये इनके बाद आप दे देना फिर। चलें जी। जी ओए सारी एक ही बटन पे कर दी इन्होंने। हमारी प्रेजेंटेशन है बोर्ड फाइनल चलना है led by men alone, women played a vital role in organizing motivation and participating in national activities. Among them, Fatma Jinnah stood as the most prominent and influential figure. इसके अंदर ये बता रहे कि आज़ादी की जंग सिर्फ मर्दों ने नहीं लड़ी थी, औरतों ने भी लड़ी थी। उन्होंने भी आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की थी, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम जो है वो फातिमा जिन्ना का है। और उनके साथ और भी मशहूर शख्सियात की वुमेंस में, जैसे बेगम जहाँ आरा एंड राना लियाकत। Early life of Fatma Jinnah. Born on 21st July 1893 in Karachi, sister of Quaid-e-Azam. Profession dentist, graduation from Calcutta Dental College, known as Madam Miller's mother of the nation. ये 31 जुलाई 1893 में कराची में पैदा हुई थी। कायद-ए-आज़म की बहन थी। इनका प्रोफेशन जो था डेंटिस्ट, इनकी ग्रेजुएशन भी कलकत्ता डेंटल कॉलेज से की थी। एंड इनको मादर मिल्लत मदर ऑफ नेशन से जाना जाता है। Her role in freedom struggle supported her brother through every field of political struggle, managed Jinnah's household so he could focus on politics, actively participated in political meetings and rallies, helping spreading the missionary message among women. उन्होंने अपने भाई कायद-ए-आज़म का बहुत साथ दिया इस जद्दोजहद के अंदर आज़ादी के टाइम। एंड उन्होंने अपने भाई को संभाला ताकि वो फोकस कर सके पॉलिटिक्स में। और ये फातिमा जिन्ना जुलूसों और रैलियों में भी हिस्सा लेती थी। और इन्होंने नेशन हिंदी को फैलाने में मदद की, उनके औरतों को फैलाने में मदद की। Muslim women to participate in Pakistan movement. Fatma Jinnah ने मुसलमान और encourage किया कि वो पाकिस्तान movement में हिस्सा ले सकें। उन्होंने हेल्प एस्टैब्लिश वुमेन्स ब्रांचेस ऑफ मिनिस्टर की, उन्होंने हेल्प की एस्टैब्लिश वुमेन्स ब्रांचेस बनाने में मुस्लिम लीग के अंदर। delivered a speech to inspire unity and confidence among women। और उन्होंने वुमेन के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए स्पीच भी की। promoted education, political awareness for Muslim girls, और उन्होंने प्रमोट किया है गर्ल्स में political education awareness अदर वुमेन मूवमेंट बेगम याना लाकी अली खान उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की कोर्स ताकि वहाँ में हिस्सा ले सके। बेगम जमाना आज स्टार्ट हो गई है। फातिमा जिन्ना ने और बेगम जिन्ना ने लोगों को एनकरेज किया था कि वो खिलाफा और पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा ले सके। तो कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन था और उन्होंने मिलकर ये बताया था कि नेशन का क्या है। क्लास है। Sir, my name is Mari. I am here to give you a presentation. Post-independence after 1947, Fatma Jinnah continued to serve the nation. Fatma Jinnah ने अपने जो efforts हैं मुस्लिम मीडिया को लाने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अपनी चीज़ जारी रखा और मुल्क के लिए आगे ध्यान दिया। इसको अभी डिक्टेटरशिप इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के खिलाफ
हमेशा स्टार्ट में ली है ना अटेंडेंस हमने। फर्स्ट पे ना क्योंकि वो डिक्टेटरशिप को नहीं मानती। Then for the presidency 1965 symbol of courage and national pride. साथ में इन्होंने जो 1955 में इलेक्शन हुए थे उसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर सामने आई, उनके ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ और डेमोक्रेसी का सपोर्ट करती है। Next, League of Fatima. Fatima Jinnah remains an icon of patriotism, strength and women's empowerment. Fatima Jinnah, जिसमें वो औरतों की एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी कि वुमेन भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा कर सकती हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। हर लीडरशिप इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन और पाकिस्तानी वुमेन, जैसे आजकल भी मतलब हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा एक नमूना जैसे देखे गए हैं कि उनकी